बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 24 अप्रैल पाकिस्तान में जुमे की सुबह आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 146। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ और आज की पहली खबर इस्लामाबाद से। खबर ऐसी कि आप सुने और सर धुने, आपको पता चलेगा कि पाकिस्तानियों के ऊपर किस तरह का जुल्म किया जा रहा है, किस तरीके से उनसे आज़ाद सोच छीनी जा रही है। ना वो कुछ सोच सकते हैं और ना बोल सकते हैं। इस्लामाबाद की पुलिस ने एक नौजवान खुरम नज़ीर को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया और एफआईआर दे दी कि उसने एक रेलवे फाटक को आबनाए हरमुज करार दे दिया। आपको लग रहा होगा कि मैं मजाक कर रहा हूं। देखिए स्क्रीन पर ये एफआईआर, इसकी पूरी कहानी जब आपके सामने रखूंगा तो बात तो आम सी लगती है, लेकिन इससे अंदाज़ा कीजिए कि पाकिस्तान में किस तरह की डिक्टेटरशिप है। शायद अब हम शुमाली कोरिया से भी आगे निकल रहे हैं। ये सारा वाकया जो है, जो किस्सा है, बजाय इसके कि किसी और की तरफ से रिपोर्ट करें, आप सिर्फ पुलिस की अपनी लिखी हुई रिपोर्ट पढ़ लें। इसमें पुलिस असल में तो अगर मुल्क के अंदर कानून होता, अदालतें होती, तो इन पुलिस वालों को सलाखों के पीछे बंद किया जा सकता है इनकी अपनी एफआईआर की कहानी की वजह से। पुलिस वाले लिखते क्या हैं कि दोपहर 2:45 पर ये 3-4 पुलिस वाले अपनी ड्यूटी कर रहे थे। ड्यूटी के दौरान इन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट देखी, जिस पोस्ट में खुरम नज़ीर नामी नौजवान ने अहले इलाका को यह कहा कि ये जो तरनौल फाटक है ये भी हमारे लिए आबनाए हरमज ही है। अगर इसको बंद कर दिया जाए तो हमारे तमाम मुतालबात पूरे हो जाएं। मुतालबात क्या होते हैं? साफ पानी, बिजली, इस तरीके के जो अहले इलाका के मुतालबात होते हैं। अब इस एफआईआर को मैंने बार बार पढ़ा, इसमें कहीं ये नहीं लिखा कि खुरम नज़ीर ने लोगों को कहा कि आओ आकर बंद कर दें इसको। खुरम नज़ीर ने कहीं नहीं कहा कि कल 10 बजे आ जाओ, आज शाम 5 बजे आ जाओ, मैं जा रहा हूं इसको बंद करने के लिए। उसने सहबन, जिसे आप कहते हैं, ये कहा कि आबनाए हरमज की तरह हमारा तरनौल फाटक भी आबनाए हरमज ही है, इसको बंद कर दें तो हमारे मुतालबात पूरे हो सकते हैं। पुलिस कहती है कि हमने फिर उसे ढूंढा, 3:30 बजे उसे गिरफ्तार किया और ये एफआईआर लिख रहे हैं। साथ उन्होंने अपने सब इंस्पेक्टर का भी बताया, उन्होंने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का भी बताया, मुहर्रर का भी बताया, सबके नाम लिखे। और क्योंकि बहुत ही संगीन जुर्म किया है इसलिए पूरी दास्तान भी लिखी कि किस तरीके से ये अमनो अमान के अंदर प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकता था। दफ़ा 144 लगी हुई है, इस तरह की पोस्ट की नहीं जा सकती। इसने इस तरह की पोस्ट कर दी, इसलिए इसको पकड़ के सलाखों के पीछे डालना ज़रूरी है। अब आपको समझ लगी कि क्यों अरशद शरीफ को कत्ल किया गया, क्योंकि ये तो यहाँ पर कोई जो तरनौल फाटक है उसको आबनाए हरमज कह रहा, तो वो काबिल कबूल नहीं है। सोचें अरशद शरीफ इस वक्त अगर जिंदा होते तो वो क्या कुछ लिखते, क्या कुछ बोलते, कौन कौन से सबूत सामने लेकर आते, तो कैसे आज के डिक्टेटर जो हैं इसको अफोर्ड कर सकते थे। तो ये है वो असल मुद्दा। अक्सर लोग कहते हैं कि फ़लाँ फ़लाँ की ज़ुबान की वजह से अंदर है, फ़लाँ फ़लाँ के इंटेलेक्चुअलिज़म के कम होने की वजह से अंदर है, फ़लाँ फ़लाँ वजह है, फ़लाँ सियासतदानों की वजह से अंदर है। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आपने पाकिस्तान में कितने भी अच्छे काम करने हैं, खैरात करनी है, ज़कात देनी है, कोई बिज़नेस करना है, कुछ भी करना है, सब कुछ करने की आपको इजाज़त है। बल्कि आपके पास अगर पैसा वैसा होगा, आप खैरात करना चाहते हैं, मुल्क से बाहर से जाके करना चाहते हैं, तो आपके साथ एक आध मेजर साहब को भी लगा दिया जाएगा, आपको प्रोटोकॉल भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने खुद आज़ाद सोचा और बोला, या आपने किसी को तलकीन की कि आप आज़ाद सोचें और आज़ाद बोलें, तो फिर आपका हशर जो है वो खुरम नज़ीर वाला किया जाएगा। महज तरनौल फाटक को आबनाए हरमज पर कहने पर आपको जेल के अंदर डाल दिया जाएगा और आप पर एफआईआर दर्ज कर दी जाएगी, संगीन इल्ज़ामात लगाकर, संगीन दफात लगाकर। कहने को ये आम सी कहानी है, आम सी स्टोरी है, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो अब कुछ रह नहीं गया, कोई छोटा मोटा भरम भी रह नहीं गया। सोसाइटी को मुकम्मल तौर पर जकड़ लिया गया, हम वापस गुलामी में चले गए हैं। मैंने जितनी तारीख पढ़ी है, गालिबन अगर यही खुरम जो नज़ीर हैं, ये नौजवान, ये अगर ब्रिटिश इंडिया में होते, जब अंग्रेज़ बहादुर का कब्ज़ा था लार्जर इंडिया के ऊपर, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल था, और ये उस वक्त ऐसी कोई चीज़ लिखता, सोशल मीडिया चले नहीं था, किसी चौक में खड़े होकर ऐसी कोई बात करता, तो मैं बिल्कुल श्योर हूँ जो यहाँ बुज़ुर्ग हैं वो मुझे ज़रूर करेक्ट करें, या जो तारीखदान हैं या तारीख पढ़ते हैं वो ज़रूर करेक्ट करें कि क्या वो इस तरीके का मुकदमा देते। मुझे लगता है कि नहीं।
ज़माना ए ग़ुलामी के अंदर भी हम पर इस तरह के मुकदमात मीन हमारे बुज़ुर्गों पर नहीं हुए होंगे, जो 1947 में सब कुछ छोड़ के आज़ाद वतन में आए। ये वादा किया गया कि अब ये आपका मुल्क है, आप यहाँ आज़ादाना रह सकते हैं। उस मुल्क में आज़ादी ये है कि कोई शख्स ये कहता है कि तरनौल फाटक आबना हरमज़ है, तो उस पर FIR दे दी जाती है। अब सोचिए उस पूरे अहले इलाका जितने भी लोग हैं, उस पूरे रीजन के अंदर जो खौफ व हिरास होगा, उसके बाद कोई ऐसी बात बोल सकेगा, कोई ऐसी बात कह सकेगा, कोई ऐसी बात लिख सकेगा। तो ये बेसिकली जो CCD से लोगों को कत्ल करवाना, लोगों के ऊपर FIRs दर्ज कराना, लोगों के नेफ़ों के अंदर पिस्तौल चलवाने, लोगों के जाली पुलिस मुकाबले करके उन्हें कत्ल करना या ज़ख्मी करना, या लोगों की घर की चादर चार दीवारी जो पामाल करना, घर के अंदर जाके फर्नीचर तोड़ना, ये तमाम चीज़ें और इस तरह की FIRs देना, ये बुनियादी तौर पर जो आज के डिक्टेटर हैं वो कौम को डरा कर वो चाहते हैं कि कौम सहम जाए और उसके बाद कोई सवालात ना पूछे, मैं जो मर्ज़ी गलत और सही काम जो है वो करते फिरूं। अगली खबर की तरफ चलते हैं। बहुत ही ये वैसे अफसोसनाक खबर थी जो हमें बड़ी तकलीफ़ हुई। अगली खबर अडयाला जेल से जो एक खबर आई थी, सदीक जान साहब ने ये खबर दी थी कि इमरान खान साहब ने सलमान सफ्दर साहब को ये पैगाम दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तमाम MPAs, MNAs और सेनेटर्स हैं वो इस्तीफ़े दे दें, मासवाए KP की असम्बली से, बाकी असम्बलियों से आप इस्तीफ़े देकर बाहर आ जाएं। इसके ऊपर सलमान सफ्दर साहब ने एक एक्सप्लेनेशन कह लें उसे, या एक इन्फॉर्मेटिव किस्म का ट्वीट किया है डिटेल में, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो भी ये क्लेम कर रहा है वो झूठ कर रहा है। इस्तीफ़ों का किसी किस्म का पैगाम इमरान खान साहब ने नहीं दिया। अब वो इस खबर को डिनाई कर रहे हैं, तो इखलाकियात का तकाजा यही है कि जैसे कल हमने सदीक जान साहब ने क्लेम किया था तो आपके सामने रखी, अब उनका डिनायल आया है तो उसी शद्दोमत से उसको सामने रखें। लेकिन इस पर सोशल मीडिया में बहुत सारी तनकीद भी हो रही है, और वो तनकीद ये हो रही है कि जब सलमान सफ्दर साहब पहले मिलके आए थे और उस वक्त जलसे को मुलतवी करवाया गया था, तो बहुत सारी तनकीद हुई थी, बहुत सारे दावे हुए थे। उस वक्त सलमान सफ्दर साहब ने इस तरीके का एक एक्सप्लेनेटरी किस्म का ट्वीट क्यों नहीं किया सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए? उस वक्त उन्होंने क्यों नहीं बताया कि मुझे ये बात कही गई थी जलसा मुलतवी करने की कि नहीं, क्योंकि वो भी सियासी बात थी, ये भी सियासी बात है। अगर उन्होंने उस वक्त एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी तो अभी फ़ौरन से एक्सप्लेनेशन क्यों दे दी? लिखने वाले ये लिखते हैं कि कहीं चौधरी निज़ामुद्दीन चाहता तो नहीं कि इमरान खान का ये पैगाम बाहर आए ही ना, और असम्बलियों में से इस्तीफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मत दे। बार बार यहाँ पर तमाम असम्बलियों की बात हो रही है, मासवाए KP असम्बली के, मतलब KP असम्बली से इस्तीफ़ा देने की बात यहाँ नहीं हो रही। तो जो सलमान सफ्दर साहब ने अब इसकी एक्सप्लेनेशन दी है, उसको भी आड़े हाथों सोशल मीडिया पर लिया जा रहा है और उन पर भी शदीद तनकीद हो रही है। ये सवाल पूछा जा रहा है कि आज आप फ़ौरन से एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं और सब समझा रहे हैं, जलसा मुलतवी करने पर आपने यही एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं दी? उस वक्त क्या सूरत हाल थी कि आप तब खामोश रहे, लेकिन अब आप फ़ौरन बोले हैं? अब बोले हैं तो क्यों बोले हैं? अभी तक उनका इस पर कोई मज़ीद जवाब नहीं आया, लेकिन ये ट्वीट उन्होंने बरवक्त किया कि ये खबर झूठी है और इस्तीफ़ों की कोई अभी तक बात नहीं हुई। मैंने आपको पहले भी बताया था, ये बात तो अब ख़त्म होगी, इस बात को तो हम फुल स्टॉप लगा देते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सदीक जान साहब की खबर थी, सलमान सफ्दर साहब का रिएक्शन आ गया, अब ये बात यहाँ ख़त्म होगी। लेकिन तज्ज़िया दे दूँ अपना, मैंने पहले भी आपको बताया था कि जहाँ जहाँ जिसका दाव लगा है वो इस्तीफ़े देना नहीं चाहेगा, वो सर धड़ की बाजी लगा देंगे, हर तरह से इस पैगाम को झूठा साबित कर देंगे, किसी सूरत भी वो इस्तीफ़ा देने की तरफ नहीं जाएंगे। और ये दूसरी तरफ अगर इस्तीफ़ा दे भी देंगे तो इस्तीफ़े माने नहीं जाएंगे, मैं अभी आपको बता दूं, इस्तीफ़े लटका दिए जाएंगे, क्योंकि चौधरी साहब कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी लिजिटिमेसी जो है उनसे छीन ली जाए। वो पूरी दुनिया के अंदर कहते हैं कि देखें पार्लियामेंट में सारी पार्टीज़ हैं, वो वहाँ पर अपनी सियासत कर रही हैं, हमने तो किसी को नहीं रोका। इमरान खान की पार्टी जो है वो भी पार्लियामेंट में है। दूसरी तरफ आप सबको पता है कॉमनवेल्थ ने इलेक्शन ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट रोक ली थी, जो बाद में ड्रॉप साइट ने लीक कर दी या पब्लिश कर दी, और जो यूरोपीय यूनियन है उन्होंने तो अभी तक वो रिपोर्ट रोक के रखी हुई है। तो जिन्होंने पूछना है उन्होंने तो रिपोर्टें जो है वो अभी तक रोक के रखी हुई हैं। मज़ीद जब ये कहते हैं कि सभी पार्टीज़ पार्लियामेंट के अंदर हैं तो मसला फिर सॉल्व हो जाता है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। असदुल्ला साहब एक खबर रख रहे थे कि खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली ने फाइनेंस कमेटी को एक अनोखा बिल भेजा, जिसमें यह कहा गया कि स्पीकर KP असम्बली अपनी रिटायरमेंट के बाद ताहयात
साबिक स्पीकर के नाम से जाने जाएंगे और इसे अपने ओहदे की मुद्दत ख़त्म होने के बाद ताहयात ग्रेड 17 का प्राइवेट सेक्रेटरी भी मिलेगा। इसके साथ साथ एक असिस्टेंट, एक बावर्ची, एक नायब कासद और एक ड्राइवर भी ताहयात मिलेगा। कैटेगरी बी की सिक्योरिटी भी ताहयात मिलेगी। यूं लगता है कि ये आवाम की बजाय अपनी फिक्र में बैठे हुए हैं। ये स्टाफ स्पीकर को क्यों मिले? आप कौम के सर पर कौन सा ऐसा एहसान कर रहे हैं कि कौम के पैसों से आपको सारी उम्र तनख्वाहें, पेंशन, मुराद, ड्राइवर और दीगर स्टाफ मिले? ये असदुल्ला साहब ने ये खबर ब्रेक की। उसके बाद असदुल्ला खान कहते हैं कि मुझे शफी जान का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि जो लेजिस्लेटिव कमेटी है उन्होंने आज की मीटिंग में स्पीकर और वज़ीर आला की मशावरत के बाद ताहयात जो स्पीकर को मुराद देने की शिक थी वो बिल से निकाल दी हैं। अब सिर्फ इतना होगा कि अगले स्पीकर के आने तक जाने वाला स्पीकर वो मुराद अपने पास रख सकता है। अब वो कहते हैं असदुल्ला कि चलें, हमारे शोर मचाने से कुछ तो हुआ। मुझे एक वाक़या याद आ गया। जब बुज़दार साहब चीफ मिनिस्टर थे, उनको लगता था शायद वो 6 महीने भी चीफ मिनिस्टर ना रह सकें। तो 6 महीने जब उन्होंने गुजार लिए बुज़दार साहब ने, तो उनको ये शक पड़ती थी कि उनको किसी टाइम भी इस ओहदे से उतार दिया जाएगा। एक दफ़ा उन्होंने असम्बली से बिल्कुल ऐसा ही बिल पास करवाने की कोशिश की। चौधरी परवेज़ इलाही से उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया। वो स्पीकर थे उस वक्त असम्बली के। उन्होंने कहा ठीक है, कर लेते हैं। मैं तब तिफले मकतब था, आप कहें कि अंडे से चूज़ा जैसे नया नया निकलता है, ना मुझे पता था। जब आप बिल्कुल अंडे से निकले होते हैं ना किसी भी फील्ड में, तो आपको ये भी नहीं पता होता कि अगला कितनी बड़ी बला है या कौन सी चीज़ कैसे करनी है, किस तरह से करनी है। तो आप किसी भी चीज़ से जा उलझते हैं और फिर आप अपनी दुर्गत बनवा बैठते हैं। बहरहाल ये बिल जब मैं अपनी रहाइशगाह पर था तो मैंने टेलीविज़न पर देखा इस बिल के बारे में। इसी तरह का बिल था कि जो बुज़दार साहब हैं उन्हें रिटायरमेंट के बाद भी रिटायरमेंट कह दिया, उनका जब टन्योर ख़त्म हो जाएगा, वज़ीर आला नहीं रहेंगे, तो एक गाड़ी आगे होगी, एक पीछे होगी, इतने पुलिस वाले होंगे, ऐसे ही प्राइवेट सेक्रेटरी मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। सारी मुराद बिल्कुल ये स्पीकर साहब से भी 4 हाथ आगे थी। मैंने उसकी खबर जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब को भेजी, इमरान खान साहब को, कि जी ये खबर आई है टीवी पे। तो मैं, क्योंकि उन्होंने मुझे चीफ मिनिस्टर के साथ भेजा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पहले नहीं पता था इसका? मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता था। अभी टेलीविज़न पर, हालांकि ये भी हैरानी की बात थी क्योंकि मैं 24 घंटे उनके साथ था और मुझे तब पता चला जब असम्बली के अंदर वो काम शुरू हो गया। खैर वो जब तक मैं अगले दिन सुबह गया तो पता चला कि उसके ऊपर तो वोटिंग भी एक दिन पहले शायद हो चुकी, या कुछ ना कुछ उसका वो अगले मरहले तक वो जो बिल है वो पहुंच चुका। क्योंकि मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसी वक्त अहकामात दे दिए कि इस बिल को फौरी तौर पर जो है वो ख़त्म करवाएं। ये ना हमारा मंशूर है, ना हमारी सोच है, ना हम इन कामों के लिए गवर्नमेंट में आए। हम इन कामों के लिए गवर्नमेंट में नहीं आए कि अपने लिए मुराद लें, हम आम लोगों के लिए कुछ करने के लिए आए हैं। मुझे उन्होंने डांटा भी कि आपको क्यों नहीं पता चला, पहले पता चलना चाहिए था। ज़ाहिर है वो तो आप समझ ही सकते हैं कि मुझे क्यों नहीं पता चला होगा, क्योंकि वो ऐसा ही हुआ जैसे कोई खुफिया डॉक्यूमेंट जो है वो मेरे से छुप छुपा के ही वो वहाँ तक पहुँचा। क्योंकि मुझे पहले पता चलता तो मैं पहले बताता उन्हें। खैर उन्होंने कहा कि इसको वापस करवाओ। मैं अगले दिन असम्बली पहुँचा और अब मैं उन सब लोगों के नाम नहीं लेता जिन्होंने मेरी मदद की उस दिन, क्योंकि बुज़दार साहब जो थे वो लाहौर में नहीं थे, वो लाहौर से दूर थे, कहीं पर साउथ पंजाब में थे। और अब वो मेरे सामने तो कहते थे कि बेशक आप इसे वापस करवा लें, लेकिन मुझे लगता है अंदर से उनका दिल यही था कि ये वापस ना ही हो, ये बस रह जाए। वो बड़ा कस्टमाइज किस्म का बिल था। उसमें यह था कि 6 महीने तक जो चीफ मिनिस्टर रहा हो, क्योंकि बुज़दार साहब को 6 महीने हो गए थे, 6 महीने से कम जो चीफ मिनिस्टर है उसके लिए वो बिल नहीं था। अब वो किसी चीफ मिनिस्टर को ज़ाहिर है टारगेट किया जाता होगा। एक तो निगरान वज़ीर आला जितने भी आते थे वो 6 महीने से कम ही होते थे, एक तो उससे वो भी टारगेट हो जाते थे कि उनको ये मुराद नहीं मिलेंगी। उसके अलावा भी कई एक लोग जो हैं उनको टारगेट किया जा सकता था जो 6 महीने से कम रहते थे। तो जो भी 6 महीने से ज़्यादा रहा था उसके लिए मुराद जो हैं वो की जा रही थी, क्योंकि बुज़दार साहब उस वक्त 6 महीने रह चुके थे। तो उनको ये था कि मुझे अगर कल भी हटा दिया तो ये सारी मुराद तो मैं साथ ले ही जाऊँगा। बहरहाल वो मैंने आपको कहा ना कि उसमें कई सेक्रेटरीज़ ने मेरी हेल्प की, कई मिनिस्टर्स ने मेरी हेल्प नहीं की, वो अड़ गए। मुझे फिर खान साहब से बात करनी पड़ी। फिर आप ये समझ लीजिए कि बहुत कुछ होना पड़ा उस दिन। बहुत ऊपर नीचे होके वो बिल जो है वो वापस करवाया गया और उस दिन के बाद से मेरा पंजाब से जाना
ठहर गया था, उस दिन से मेरे नाम के ऊपर लाल लकीर जो है वो लग गई थी कि ये कल्प्रिट है, ये गलत आदमी है, ये तो कोई चीज़ फिल्टर करता ही नहीं है, जो चीज़ सामने आती है वो वहाँ तक पहुँचा देता है, तो इसका कोई इलाज करना चाहिए। खैर वो एक अलग बात है, बाद में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, लेकिन मुख्तसर बात आपको मैं बताऊं कि ये सब कुछ मैंने क्योंकि अपनी आंख से देख रखा है, मुझे पता है ये कैसे होता है। मुझे अफसोस हुआ क्योंकि सलीम सवाती साहब का मैं तो बड़ा ही एहतराम करता हूं, मुझे अभी भी शक यही है कि उनको इसमें फंसाया गया है, उनको डिफेम करने के लिए ये बिल जो है इस तरीके से बनाया गया है। मैं उनसे रब्ता ज़रूर करूँगा, उनसे उनका मौक़िफ़ ज़रूर लूँगा। अब क्योंकि पाकिस्तान में रात थी जब हमारे पास ये ख़बर आई, मैं उनसे रब्ता नहीं कर सका, ज़रूर रब्ता करके उनसे उनका मौक़िफ़ लूँगा, क्योंकि मेरे ख़्याल में वो ऐसी हरकत नहीं कर सकते। मैं उन्हें बहुत ही माकूल आदमी समझता हूँ, क्योंकि ये हरकत हर वो शख्स करेगा जिसे ना अपनी इज़्ज़त की फ़िक्र है, ना अपनी पार्टी की इज़्ज़त की फ़िक्र है, ना अपने वोटर की इज़्ज़त की फ़िक्र है। क्योंकि आप सारी उम्र का जो इस्तिस्ना और मुराद हैं उस पर हम अगर आसिम मुनीर पर तनकीद करते हैं तो हमारे अपने लोग यही हरकतें करेंगे, तो हम उसको कैसे डिफेंड करेंगे। बहरहाल मुझे अफसोस हुआ इस खबर का, इसके ऊपर अपडेट लेकर आपके सामने पूरी कहानी जो है वो ज़रूर रखेंगे। आगे चलते हैं जी, सदर ट्रंप की अब कुछ बातें आपके सामने रख दें। ये 3 खबरें तो आपके सामने रख दी जो इस वक्त सामने आ रही हैं पाकिस्तानी सियासत और दूसरी चीज़ों से। अब ज़रा, क्या आप ईरान के खिलाफ न्यूक्लियर बम चला सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं? सदर ट्रंप से सवाल पूछा। आप पिछले दिनों से तो वो कह रहे थे ना कि मैं एक पूरी तहजीब को ही ख़त्म कर दूंगा, तो उन्होंने रिपोर्टर को कहा कि तुम किस कदर बेवकूफ़ आदमी हो, ये कितना बेवकूफ़ाना सवाल है। ऐसा सवाल भी कोई पूछता है? ऐसा सवाल कौन करता है? कभी भी किसी इंसान को न्यूक्लियर बम इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगा। सदर ट्रंप ने वाज़े तौर पर इसको निगेट कर दिया। हालांकि पहले इस तरह के बहुत सारे तज्ज़िये भी हो रहे थे, बहुत सारे तबसरे भी हो रहे थे कि कहीं सदर ट्रंप जो हैं वो लिमिटेड स्ट्राइक्स ना कर दें या इसराइल ना कर दे। अब सदर ट्रंप ने इसको बिल्कुल जो है वो कह दिया है कि इसका कोई चांस नहीं है, कोई नॉर्मल इंसान ये नहीं कर सकता। आगे देखते हैं इसमें किसी की पोजीशन चेंज होती है कि नहीं, लेकिन एक अच्छी डेवलपमेंट है। अगली खबर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अमेरिका के अंदर कुछ वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर आप बेट लगा सकते हैं, और बेट लगा के उनके ऊपर कोई भी चीज़, मतलब कुछ भी हो रहा है, कोई 2 मैच हो रहा है, 1 मैच हो रहा है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, पेट्रोल की कीमत कहाँ जाएगी आज, कुछ भी मौसम के ऊपर, हर तरह की चीज़ों के ऊपर वहाँ बेट लगती है। अब उसी तरह की एक वेबसाइट के ऊपर एक अमेरिकी सोल्जर, जो जब वेनेजुएला के सदर को मादुरो को उठाया गया जाके वहाँ से, उस ऑपरेशन में जो एक अमेरिकी सोल्जर जो इन्वॉल्व था, उसको ज़ाहिर है पता था, उसकी ट्रेनिंग भी करवाई गई होगी और उसे जाने से पहले बताया गया होगा कि आज जाना है या जाने से ज़रा पहले। तो उसने $32,000 की बेट लगा दी, शर्त लगा दी, जुआ खेल दिया उस वेबसाइट के ऊपर कि मादुरो जो है वो अब सदर नहीं रहेगा कल तक। अब जब उसने ये बेट लगा दी तो वो 32,000 से उसने $4 लाख बनाया। उस 32,000 से उसने 10 गुना से भी ज़्यादा पैसे बनाए, उसने $4 लाख बनाया। अब अमेरिका में वो इन्वेस्टिगेशन हुई तो वो बात पता चल गई। अब CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स और दूसरा मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि उस फौजी को अरेस्ट कर लिया गया है और उसके खिलाफ अब तहकीकात मज़ीद हो रही हैं कि उसने, जाहिर है जब उसने बेट लगा दी तो इन अ वे तो उसने नेशनल सिक्योरिटी को अमेरिका के लिहाज से कंप्रोमाइज़ कर दिया, क्योंकि बेट लगा दी तो अगर कोई अक्लमंद होता तो वहीं से समझ सकता था कि इतने पैसे कोई बंदा क्यों लगा रहा है, और मज़ीद इन्वेस्टिगेट करता तो ये पूरा जो प्लान है जो बहुत खुफिया रखा गया था उसने उसको पहले ही पब्लिक में रख दिया एक किस्म का, और इनसाइड ट्रेडिंग वाली हरकत की। लेकिन उससे भी ख़तरनाक हरकत की कि नेशनल सिक्योरिटी या उन तमाम लोगों की जो जा रहे थे इस ऑपरेशन में, उनकी सिक्योरिटी को कंप्रोमाइज़ कर दिया। अब चलते हैं ज़रा अगली खबर की तरफ, और ईरान के वज़ीर ख़ारजा इराक़ची कहते हैं कि जब तक हमारे फ्रोज़न एसेट्स रिलीज़ नहीं किए जाते, आबनाए हरमुज़ जो है वो बंद रहेगी। उसके साथ ही साथ जो हरमुज़ लेटर है वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि जो वाइस प्रेसिडेंट वैंस है और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो हैं, उन्हें जुमेरात की शाम को वाइट हाउस वापस बुलाया गया और वहाँ पर मीटिंग हुई है जिसमें इसराइल वेट कर रहा है अब अमेरिका की तरफ से ग्रीन सिग्नल का कि वो दोबारा से हमले करना शुरू कर सके। इसके साथ ही साथ दूसरी तरफ एक्सियस जो है, HBO एक्सियस रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान ने मज़ीद जो माइंस हैं समंदर के अंदर, बारूदी सुरंगें जो हैं वो मज़ीद बिछा दी हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है वो शार्पली कोलैप्स हो गई है। बिल्कुल अब ट्रैफिक रवान दवा नहीं है। जो कोई शिप्स छोटी मोटी वहाँ मूवमेंट कर रहे थे वो भी बिल्कुल रुक गए हैं, स्टैंड स्टिल हो गए हैं। इसके साथ ही साथ आपको एक मनाजर दिखाते हैं।
ये ईरानी फ़ौज है जिन्होंने 2 जहाज़ों पर कम से कम कब्ज़ा किया है। ये अपनी फास्ट बोट्स के साथ आए हैं। ये कमर्शियल जहाज़ थे जो वहाँ से गुजरने की कोशिश कर रहे थे। इनके ऊपर 2 के ऊपर गालिबन पनामा का झंडा लगा हुआ था, लेकिन जहाज़ ये किसी और मुल्क के थे, ज़ाहिर है। इनको अब वो इन पर कब्ज़ा कर लिया। इन जहाज़ों के अंदर दाखिल हो गए आके ईरानी जो फ़ौजी थे, और इनको ले गए वो ईरान के साहिल के करीब, और वहाँ इनको रोक लिया है। इस खबर के बाद कि ईरान के फ़ौजियों ने 2 जहाज़ों के ऊपर कब्ज़ा कर लिया, पेट्रोल की, डीज़ल की जो तेल की कीमत है वो पूरी दुनिया में बहुत ऊपर चली गई। 104-108 डॉलर तक कई जगहों पर ट्रेड हुआ। अब ये ज़ाहिर है अमेरिका के लिए ये बहुत बड़ा एक मसला है। इस वक्त तेल की बढ़ती हुई कीमतें पूरी दुनिया के लिए है। आज फिर सदर ट्रंप ने ये बयान दिया जुमेरात वाले दिन, मतलब अमेरिका में आज और पाकिस्तान में तो अब जुमा है। जुमेरात वाले दिन ये बयान दिया कि थोड़ी मुद्दत के लिए अमरीकियों को महंगी गैस खरीदनी पड़ेगी। अमेरिका में इस वक्त गैस तकरीबन कोई कम से कम भी आप ये कह लें कि 50% के करीब तक या 40% के करीब तक पहले ही महंगी हो चुकी है। तो ये बहुत बड़ा दर्द सर बना हुआ है सदर ट्रंप के लिए भी और अमरीकियों के लिए भी। देखते हैं क्या हो सकता है। अल जज़ीरा ये रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान ने जो एयर डिफेंस सिस्टम, आपको पता है कि पिछले दिनों में उनका एयर डिफेंस सिस्टम मुकम्मल कोलैप्स हो गया था, मतलब कि अमेरिका ने तबाह कर दिया था, इसराइल ने तबाह कर दिया था। अब अल जज़ीरा ये रिपोर्ट कर रहा है कि उन्होंने अपना एयर डिफेंस सिस्टम दोबारा से इस्टेब्लिश कर लिया है तेहरान के ऊपर, और वो नई बैटरीज उन्होंने इंस्टॉल कर दी हैं, मतलब कि एयर डिफेंस सिस्टम अब उनका शायद दोबारा से काम करेगा अगर उन पर हमला हुआ। अगली खबर ड्रॉप साइट ने प्रिंट की है और जेरमी स्काहेल वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आसिम मुनीर साहब ने जब सालसी करवाने की कोशिश की है ईरान और अमेरिका के दरमियान, तो ईरान को जाके वो वादे करते रहे हैं जो अमेरिका ने उनसे नहीं किए थे। वो गलत बयानी करते रहे। यहाँ इनके कहने का मतलब ये है, वो कहते हैं कि उन्होंने जाके ईरान को कहा कि आबना हरमुज़ भी खुल जाएगा, ये भी खुल जाएगा, ये भी हो जाएगा, लेकिन अमेरिका ने उनको ये नहीं कहा था। इसलिए अब ना ईरान उन पर एतमाद कर पा रहा है और ना ही अमेरिका, क्योंकि दोनों पार्टीज ये समझती हैं कि इन्होंने एग्जैजुरेशन की सुलह करवाने के चक्कर में कि हमें इसका सिला मिल जाए सुलह का, या हमें ये इज्जत या सादत मिल जाए कि हम ये सुलह करवाएं। इन्होंने अपनी तरफ से बहुत सारे दावे किए, पैगाम रसानी की, जो दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के लिए नहीं भेजे थे। इसलिए अब इन पर एतमाद कम किया जा रहा है। अब ज़रूरी नहीं कि ये खबर सच हो, ये वो क्लेम कर रहे हैं ड्रॉप साइट से, हमने आपके सामने रखी, और अब आने वाले दिनों में मज़ीद पता चल जाएगा कि इस खबर के अंदर कितनी सच्चाई है। फिर अल जज़ीरा ने एक पैकेज रन किया कि इस्लामाबाद को वापस खोला जा रहा है। अल जज़ीरा ने इस्लामाबाद से फुटेज भी दिखाई, और उनके रिपोर्टर जो हैं, उनकी वाइट हाउस कॉरस्पॉन्डेंट जो इस्लामाबाद गई हुई हैं, उन्होंने इस्लामाबाद से ग्राउंड से रिपोर्ट किया कि अब इस्लामाबाद वापस खुल रहा है। इसका मतलब है कि शायद मुज़ाकरात यहाँ अब नहीं हो, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि कोई ना कोई गेम शायद बन जाए कहीं ना कहीं। और या फिर ये भी हो सकता है, एक मैं तज्जिया आपको ये भी दे देता हूँ कि अभी सदर ट्रंप ने लामतनाही किस्म की, मतलब उसमें कोई उन्होंने डेडलाइन नहीं दी, जंग बंदी अनाउंस कर दी। अब सभी राजी हैं इस सूरत हाल के अंदर। ईरान का इसमें क्या उनका फ़ायदा क्या है कि वो आबनाए हरमुज़ से पैसे ले सकते हैं। अभी उनके डिप्टी स्पीकर ने ये कल ही ये इतला दी जुमेरात वाले दिन कि पहली खेप पैसों की जो आबनाए हरमुज़ से उन्होंने टोल कलेक्ट किया जहाज़ों से, वो सेंट्रल बैंक में वो पैसे पहली दफ़ा जमा करवा दिए गए हैं। मतलब ईरान को वो पैसा पहली दफ़ा मौसूल हो गया जो वो डिफरेंट जहाज़ों से पैसा ले रहे थे। अब आगे चलते हैं ज़रा। अब अगर ईरान को ये टोल इकट्ठा करने का मौका मिलता रहता है आबनाए हरमुज़ से, जो इस वक्त उनको मिला हुआ है, तो वो भी खुश। अमेरिका ने ईरान की बहुत सारी तबाही कर दी, और वापस अमेरिका का तो ऐसा सच डायरेक्टली कोई नुकसान नहीं हुआ। इमेज के अलावा अगर कोई हुआ है तो उसके अलावा तो कोई नुकसान नहीं हुआ उतना बड़ा। ना ही इसराइल का कोई बहुत बड़ा नुकसान हुआ, और उन्होंने भी इराक की बहुत ज़्यादा तबाही कर दी। तो इसराइल भी खुश कि हमने कम अज़ कम ईरान की काफ़ी सारी तबाही की। अमेरिका भी खुश। नाराज़ इसमें सबसे ज़्यादा कौन होगा? यूएई, सऊदी अरब, क्योंकि उनका बहुत नुकसान हुआ। अब अगर ईरान उनके जहाज़ों से भी अगर वो मुआवजा लेगा, टोल लेगा, तो उनके लिए पक्का दर्द-ए-सर बन गया। अच्छा, अगर पक्का दर्द-ए-सर बन गया तो आने वाले दिनों में फिर ये एक दूसरे से उलझेंगे। यूएई जो है वो उलझेगा ईरान के साथ, या सऊदी अरब उलझेगा, या कतर उलझेगा, या कोई और मुल्क उलझेगा। अभी सदर ट्रंप को गिला ये है कि ये जो ममालिक हैं, और उन्होंने वाज़े तौर पर कहा भी था कि ये हमारे साथ मिलकर ईरान पर हमला नहीं करते। तो अगर इसी हालत में सदर ट्रंप इनको यहीं पर सब कुछ छोड़ के ऐसे ही निकल जाएं या थोड़ा पीछे हो जाएं, तो ये आपस में लड़ते रहेंगे।
और जो अगली जंग होगी वो शायद अमेरिका को नहीं करनी पड़ेगी, आपस में जंग पहले शुरू कर लेंगे और फिर अमेरिका अपनी मर्जी से साइड चूज कर लेगा किसके साथ जाना है, और मोस्ट प्रोबेबली ईरान के साथ ही खिलाफ ही जाएगा अमेरिका। तो इसलिए एक तो ये कि जंगबंदी बैठकर प्रॉपर तरीके से शायद तय हो जाए, और दूसरा ये है कि इसको लिम्बो में छोड़ के अपने अपने घर सारे खुश रहें और इस मामले को ऐसे ही डाई डाउन होने दिया जाए। लेकिन बड़ी जंग मुझे शुरू होते, मैं पहले दिन से कह रहा हूं, मुझे कोई नज़र नहीं आती कि फौरी तौर पर हो, चंद महीनों में, साल में, 6 महीने में, 3 महीने में, 2 साल में, वो तो फिर दुनिया के हालात जो होंगे तब पता चलेगा। लेकिन अभी एकदम से कोई बमबारी या एस्केलेशन जो है वो होते हुए नज़र नहीं आ रही। आगे चलते हैं, अगली खबर आपके सामने रखते हैं अब दोबारा कुछ पॉलिटिकल साइड से कि बाजी मरियम ने देहात से गोबर के खात्मे का फैसला कर लिया है। गोबर कलेक्शन पॉइंट्स बनेंगे, 3 अरब रुपया लगाकर 25 गोबर कलेक्शन सेंटर बनाए जाएंगे। 25 देहात के अंदर ये सेंटर बनेंगे और वहां गोबर से गैस बनाई जाएगी। तो ये खबर है बेसिकली बाजी, गोबर, गैस, 3 अरब और 25 देहात, ये आपने 4-5 चीज़ें याद रखनी हैं। और बाजी अब गोबर में जा घुसी हैं और वो कहती हैं कि मैंने गोबर से रेवोल्यूशन लाना है, तरक्की का सारा तो मामला गोबर तक चला गया है, उसमें से गैस बनानी है। अब ऐसी कोई ये तहकीर करने वाली बात भी नहीं है, पूरी दुनिया में गोबर से गैस बनती है और लोग इसको एक एनर्जी के ज़रिए के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल टाइप चीज़ें हैं, ये अभी तक इनकी जो इकॉनमीज ऑफ स्केल है वो पूरी दुनिया में कहीं पे भी उस तरीके से प्रूवन नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि किसी पूरे शहर को आप गोबर से गैस दे रहे हैं या एनर्जी दे रहे हैं, ये मुमकिन नहीं है। तो इस तरह के हमारा मुल्क जहाँ पर लोगों के पास इस वक्त सांप के कांटे की वैक्सीन नहीं है या लोग भूख मर रहे हैं, इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो, मैं इनकी तहकीर नहीं कर रहा, आप लोगों की तरह जहालत तो है नहीं कि वो कच्चे और वो जो कट्टे और वच्छे जो थे उनकी आप तहकीर किया करते थे। हम उस तरीके से तो आप पे नहीं करेंगे जो क्रिटिसिज्म। आप कोई चंद करोड़ लगा के एक्सपेरिमेंट के तौर पर कोई एक आध जगह बना लें किसी को दिखाने के लिए, शोकेस करने के लिए, लेकिन ये प्रोजेक्ट कहीं भी नहीं पहुंचना। ना ये गोबर कलेक्शन सेंटर पहुंचने हैं, ना इन्होंने गोबर इकट्ठे करना है, ना गैस बननी है। तो ये कौम का पैसा बर्बाद होना है। तो बस आपको किसी ने नई पट्टी पे चढ़ा दिया और आप चढ़ गई हैं। आगे जी, राजनपुर में जो तनख्वाहें नहीं दी गई, जो बेचारे खाकरूब हैं और स्पेशली ख़वातीन वर्कर्स हैं जो सफाई करती हैं, नालियों की, गटरों की, गलियों की, बाज़ारों की, कचरा उठाती हैं, उनको तनख्वाहें नहीं दी गई। वो कहती हैं कि हमारे घरों में फाके हैं, हम किराया नहीं दे पा रहे, हम तंग हो गए हैं, बच्चों का पेट पालें या मकान का किराया दें, तो हमें जो है वो फौरी तौर पर तनख्वाह दी जाए। फिर महकमा तालीम से हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि 30,000 से ज़ायद जो वहाँ पर असामियाँ थी, मीन नौकरियाँ थी, ख़त्म कर दी गई। महकमा हेल्थ से 10,000 लोगों को निकाल दिया गया, असामियाँ ख़त्म कर दी गई। पंजाब के 15 दूसरे महकमों से भी असामियाँ ख़त्म कर रहे हैं धड़ाधड़। ये मोहम्मद उमैर साहब की खबर है। एक पहले बेरोज़गारी है और दूसरा ये धड़ाधड़ लोगों को जो है वो निकाल रहे हैं। उसके बाद अगली खबर दुबई से है, जहाँ पर ब्लूमबर्ग ये रिपोर्ट कर रहा है कि जो घरों की कीमतें हैं दुबई के अंदर वो बहुत ही तेज़ी से गिर रही हैं। और जब कोरोना था उस वक्त हमने इतनी तेज़ी से गिरती हुई कीमतें देखी थी, लेकिन अब कोरोना के बाद शायद इतनी तेज़ी से जो कीमतें हैं घरों की दुबई के अंदर वो पहली दफ़ा गिरी हैं। इससे पहले शायद उन्होंने ये होता हुआ नहीं देखा। फिर जो खबर थी कि ईरान को शायद निकाल के इटली को, जो फीफा वर्ल्ड कप है, फुटबॉल वर्ल्ड कप, उसमें डाल दिया जाए। इटली ने कहा कि नहीं, हम ऐसी कोई चीज़ कबूल नहीं करेंगे, ऐसे फैसले ग्राउंड में होते हैं, हम ग्राउंड में हार चुके हैं, अब हमें कोई ईरान की जगह पे कहेगा खेलो तो हम नहीं खेलेंगे, हम अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे, अगले फुटबॉल के वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करके खेलेंगे। ऐसे हम भीख में दी हुई जो चीज़ होगी वो हमें काबिल कबूल नहीं है। अच्छा, उनका अच्छा ऐलान है। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।